नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के लेक्चर में बेटा जो बाकी की जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट थी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो हमने एलिमेंट्स के बेसिस पर पढ़ लिया है, वेरिएबिलिटी के बेसिस पर पढ़ लिया है। आज हम कंट्रोलेबिलिटी और नॉर्मलिटी के बेसिस पर पढ़ेंगे, और अगर टाइम मिल गया तो हम कोई और भी बेसिस पर इसे हम पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी हम कॉस्ट को सब डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक आगे कंट्रोलेबल कॉस्ट और दूसरी आ जाती है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, ये वो कॉस्ट है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो कॉस्ट है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे कंट्रोल में है। और जो कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, विच, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे अनकंट्रोलेबल। एक एग्जांपल से समझाता हूं, शायद आपको जल्दी समझ आ जाए। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो थोड़ी देर पहले मेरा जो एडवर्टाइजर आया, जिससे मैं अपनी जितनी एडवर्टाइजिंग करता हूं, तो काफ़ी देर से मैंने एडवर्टाइजिंग नहीं की। वो मेरे पास आया, जो सलाम दुआ हुई, और उसके बाद दुआ सलाम के बाद उन्होंने कहा कि सर आपने बड़ी देर से एडवर्टीजमेंट नहीं दी, तो प्लीज़ एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करिए। तो मैंने उसको कहा कोई मेरी मर्जी, मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं करवानी, मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा नहीं करना। तो उसको मैंने क्या जवाब दिया? मेरी मर्जी। मैंने उसको बोला मैंने एडवर्टाइजिंग नहीं करनी। वो मेरे को कोई और रीजन बताने, सर देखो सभी लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग करोगे बच्चे आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने इसको दो शब्दों में आगे साफ स्पष्ट शब्दों में बोला, मेरी मर्जी, मैंने नहीं करनी। क्या एडवर्टाइजर उसके बाद मेरे को फोर्स कर पाएगा? नहीं ना। तो मैंने कहा कि भैया मैं एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहता, तो वो जो कॉस्ट है, वो जो खर्चा है, वो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसे रोक सकता हूं। मेरे पास अगर काम नहीं है, या मेरे पास अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है कि भाई प्रोटोकॉल के कारण कि भाई आप लोग अभी नहीं पढ़ा सकते, तो इस टाइम पर जो मेरा ऑफिस बॉय था, मैंने उसको कहा कि भैया कहीं और काम देख लो। मैं अब ऑफिस बॉय को या जो रिसेप्शनिस्ट है या किसी को मैं हायर अगर नहीं करना चाहता, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, अगर मैं हायर नहीं किसी को करता, तो मैं उन खर्चों को कंट्रोल कर सकता हूं। तो वो किसकी है? दैट इज माई, जो मेरी मर्जी है, वो कंट्रोल उन खर्चों को मैं कर सकता हूं। ठीक है। तो जैसे एडवर्टाइजर किया, उसके जाने के 15 मिनट के बाद मेरा लैंडलॉर्ड भी आ गया। लैंडलॉर्ड आया, बैठा, तो उसने मेरे को कहा कि भैया सर आपका रेंट दीजिए। मैंने जो शब्द एडवर्टाइजर को बोले थे वही मैंने दोहरा दिए, मेरी मर्जी, मैंने रेंट नहीं देना। तो बताइए लैंडलॉर्ड का रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है वो मेरे को ऊपर से नीचे देखा और कहेगा कि भैया गेट आउट, मेरी मर्जी, मैंने आपको ये बिल्डिंग किराए पर नहीं देनी। तो क्या मैं जो लैंडलॉर्ड को जो मैंने किराया देना है, रेंट देना है, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं? इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मेरे को किराया देना ही देना है। मगर एडवर्टाइजिंग का डिसीजन में क्या आ जाएगा? वो मेरी मर्जी है, मैं उसे अवॉइड कर सकता हूं, उसे पे कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मगर किराया मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरे को पे करना ही करना है। तो इट इज नॉट कंट्रोलेबल। वो मैं कंट्रोल कब कर सकता हूं? जब मैं बिल्डिंग ही खाली कर देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं, तब क्या हो गया? तब तो समस्या ही खत्म। ना हरेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो वो खर्चे जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, वो कंट्रोलेबल खर्चे होते हैं। और जिन खर्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आगे अनकंट्रोलेबल। एग्जाम्पल कंट्रोलेबल की जैसे बताई, एडवर्टीजमेंट है, सैलरी ऑफ क्लर्क है, मैं नहीं रखता, सैलरी ऑफ ऑफिस बॉयज आ गया, कंट्रोलेबल है। और अनकंट्रोलेबल जैसे बताया, रेंट, मेरे को रेंट पे करना ही करना है। ठीक है, बिल्डिंग अगर रखी है तो रेंट पे करना ही करना है। प्रोविडेंट फंड, मेरी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको प्रोविडेंट फंड देना मेरी ऑब्लिगेशन है। ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। गवर्नमेंट के प्रति मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैंने उनका स्टैट्यूटरी जो प्रोविडेंट फंड है वो मैंने पे करना ही करना है, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। वो क्या है? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है।
नेक्स्ट वन बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बेसिस पर भी हम कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आती है नॉर्मल कॉस्ट और एक आती है अबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट अभी बोला मैंने, लॉस अभी नहीं। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस भी इससे बच्चे कई बार इंटरमिक्स कर देते हैं। नॉर्मल कॉस्ट क्या आ जाती है? ये वो कॉस्ट है जो इनकर की जाती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जब काम कर रहे हैं उस दौरान इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन बिजनेस जो हम खर्चे करते हैं उसे हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या हुई? जो एबनॉर्मल वे में खर्च की जाएगी? नहीं। अब नॉर्मल कॉस्ट ये वो कॉस्ट होगी जिसके बारे में मैंने या जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, हमने जिसका तस्वुर ही नहीं किया कि ये ऐसा भी खर्चा आ सकता है, तो वो जो लॉस होगा, वो जो कॉस्ट होगी, जो हमें उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा, वो आ जाती है एबनॉर्मल कॉस्ट। क्या किसी ने ये सोचा था कि कोविड जैसी परिस्थिति कभी आएगी? हमने कभी सोचा ही नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था। अब कोविड की परिस्थिति में क्या हुआ, हमारे जो खर्चे, जो कॉस्ट इनकर हुई, किस वजह से? जो अननेसेसरी रेंट पे करना पड़ा या कोई और, जो सैनिटाइजेशन के लिए, अब जो कोचिंग सेंटर शुरू हो गए हैं बट उसके लिए पूरे एसओपीज फॉलो करने हैं, सैनिटाइजेशन करनी है, सैनिटाइजर होना चाहिए, थर्मल स्कैनिंग होगी, तो वो हमारे लिए खर्चा पड़ गया, हमारे खर्चे इंक्रीज हो गए। तो वो जो खर्चे हमारे इंक्रीज हो गए, जो जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, उससे हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। और एग्जांपल क्या आ सकते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट की बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। मशीनरी ब्रेकडाउन होगी जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी इनकर होनी पड़ी। मोर लेबर, हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी। रॉन्ग मिक्सिंग बाय लेबर, लेबर ने, जो लेबर वाला जो पर्सन आया वो अनाड़ी था, उसे इतना आता नहीं था, उसने जो बीच में जो रॉ मटेरियल डालना था, जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे, उनको गलत रेशियो मिक्स कर दिया। जब गलत रेशियो में मिक्स कर दिया, उससे क्या होगा? हमारा खर्चा बढ़ गया। अब जैसे एग्जांपल बताते हैं, अब मैं घर पर अकेला था, मैंने कहा ठीक है जी, आज मैं आटा गूंद लेता हूँ, रोटी खुद बनाकर खाता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैंने वैसे कोशिश की, मैंने आटा लिया, पानी लिया, अब मेरे को रेशियो मालूम नहीं थी, मैंने आटा लिया, पानी डाला, पानी ज़्यादा पड़ गया। अब देखा जब मैंने इसको गूंदा तो पानी ज़्यादा पड़ गया। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया, मैंने फिर से थोड़ा और आटा डाला, आटा थोड़ा और ज़्यादा पड़ गया, आटा सख्त हो गया। अब फिर उसको बराबर लाने के लिए फिर से पानी डाला, जब पानी डाला फिर से ज़्यादा पानी हो गया और आटा उसमें तैर रहा है। तभी मेरे घर वालों का, उनके आने का टाइम हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने उस आटे को पकड़ा, जो भी बना हुआ था, तैरता हुआ आटा बाहर गया, वो फेंक आया। तो वो जो रॉन्ग मिक्सिंग हुई मेरे से, वो जो कॉस्ट मेरे पर जो इनकर हुई, जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, तो वो क्या आ जाएगा? एबनॉर्मल कॉस्ट। आप अगर बनाएंगे, आटा गूंदेंगे, तो उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से यूट्यूब पर पहले फॉलो कर लेना किस रेशियो में आपने आटा और पानी डालना है। तो वो मेरे से गलती होगी और उससे मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर मेरी वो फैक्ट्री का काम होता, अगर मेरा अगर कोई जैसे मेरा फूड पॉइंट है, तो वहां पर मैंने से मिक्सिंग की को प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो लॉस जो होगा वो उससे एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं इसी के साथ बेटा वो भी आपको समझा देता हूं कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और उनका इफेक्ट क्या होगा। उसका कॉस्ट के साथ कोई लिंक नहीं है, बट ऐसे ही आपसे डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस ये वो लॉस होगा जो होकर ही रहेगा, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो जो लॉस होता है उसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। नेल पेंट रिमूवर की कोई एग्जांपल देता हूं। अब नेल पेंट रिमूवर जो होगा, अब जैसे लड़कियां यूज करती हैं, अब उसमें कहा कि जब उसका ढक्कन ओपन करते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है। अब अगर किसी ने अपने जो नेल पेंट है उसको रिमूव करना है, ढक्कन खोला, ढक्कन खोलकर आप क्या करते हैं, वो बॉटल ऐसे रखी, कॉटन लगाया, बॉटल ऐसे पड़ी रहने देते हो, आराम से जो नेल पेंट को रिमूव करते हो, या फिर आप इमीडिएटली उस बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा देते हो। आप इमीडिएटली ढक्कन लगा देते हो, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है ना,
वो इसलिए करते हो, अगर आपने ढक्कन नहीं लगाया तो जितना भी उसके अंदर जो मटेरियल है, लिक्विड है, वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वो जो मटेरियल जो उड़ जाएगा, तो जितना अगर आप जितनी मर्जी कोशिश करो तो स्टिल उसमें से कुछ जो होगा, जो आपको खुशबू आएगी, तो वो लॉस जो हुआ, जितनी मर्जी कोशिश करो, ढक्कन खोला, आपने कॉटन पर लगाया, फिर ढक्कन बंद करने पर 1%, 1.5% जो इवेपोरेट हो गया, जिसको आप रोक नहीं सकते, वो आ गया नॉर्मल लॉस। अगर आप वो बॉटल पड़ी रहने देते हो, 5 मिनट बाद अब दोबारा उसको कॉटन लगाकर देखते हो कि चलो दूसरे हाथ को साफ करते हैं, दूसरे हाथ के जो पेंट को, जो नेल पेंट है, उसको आप रिमूव करते हो, तो बॉटल के अंदर कुछ भी नहीं बचा होगा, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो गया। वो जो लॉस हो गया उससे हम बोलेंगे अबनॉर्मल लॉस। पहले वाले को हम जितनी मर्जी कोशिश करेंगे तो वो, अब जैसे आप अब तेल डलवाने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए गए, अब पेट्रोल के जो टंकी जो होगी, लिड होगा, वो यूजुअली क्या होता है, वो बंद ही होता है ना, वो क्या होता है, वो बंद ही रहता है, ठीक है। आप उसको जो लिड होगा उसे ओपन क्यों नहीं रहने देते, क्यों नहीं ओपन रहने देते? अब जैसे आपने तेल डलवाने के लिए लिड ओपन किया, उसमें से कुछ पेट्रोल डीजल वो इवेपोरेट हो गया, उसकी खुशबू आपको आई, बड़ी अच्छी खुशबू है, तो जितनी मर्जी कोशिश करेंगे तो वो जो इवेपोरेट हो गया वो लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। अब फटाफट पेट्रोल डलवाने के बाद उसको बंद कर देते हैं, ढक्कन बंद कर देते हैं, तो वो इसलिए बंद करते हो, नहीं तो सारा का सारा पेट्रोल उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर किसने लिड बंद नहीं किया तो सारी टंकी खाली होगी, तो वो जो लॉस हुआ जिसे आप रोक सकते हैं उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल। अगर हो गया तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। तो अंतर क्या आ जाता है दोनों में? नॉर्मल लॉस इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इससे हम रोक नहीं सकते, और अबनॉर्मल लॉस जो होता है उससे हम बेटा रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस से क्या इफेक्ट पड़ता है? कॉस्ट पर यूनिट हमारी इंक्रीज हो जाती है, वो इन्फ्लेट हो जाती है कॉस्ट पर यूनिट। अब वो कैसे कॉस्ट पर यूनिट इन्फ्लेट होगी? एग्जाम्पल आप ले लीजिए बेटा, 10 रुपए के हमने 10 टमाटर लिए। कितने लिए? 10 रुपए के 10 टमाटर लिए, ठीक है। तो एक टमाटर, चलो 100 के कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाए। हमने 100 रुपीज के 100 रुपए के 100 टमाटर खरीदे, 100 रुपए के 100 टमाटर खरीदे। तो बताओ एक टमाटर में कितने का पड़ा? एक टमाटर में पड़ा 1 रुपए का। जब भी हम सामान लेकर आते हैं तो एज एन एवरेज जितनी मर्जी हम कोशिश करें, तो सब्जी वाला उसमें से कोई ना कोई जो हमने जिसमें टमाटर लेकर आए, जितनी मर्जी कोशिश की, उसमें से 5 टमाटर एज एन एवरेज खराब निकलते हैं। हम जितनी मर्जी, और हमने एक मान लिया है कि हम जब भी होलसेल पर सामान लेकर आएंगे तो वहां पर तो वो चूज एंड पिक वाला तो हिसाब होगा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कटरी है, ये जो बॉक्स है, ये डब्बा है, हम डब्बे का डब्बा देंगे अगर आपने होलसेल पर लेना है। तो एज एन एवरेज हमने ये मान लिया 100 रुपए के 100 टमाटर में से तो 95 टमाटर जो होते हैं वो सही निकलते हैं, और 5 टमाटर हमारे खराब हो जाते हैं, खराब निकलते हैं। एज एन एवरेज 5 टमाटर हमारे खराब निकलते हैं। तो हमने जो 100 रुपीज अब पे किए, वो कितने टमाटर के लिए पे किए? 5 टमाटर खराब निकले, वो हमने फेंक दिए। तो जो 100 रुपीज बेटा हमने पे किया, वो कितने टमाटर के लिए पे किया? दैट इज फॉर 95। तो ये जो 100 रुपए का बोझ है, जो पहले 100 रुपए का बोझ था, वो 100 टमाटर उठाते थे, एक टमाटर 1 रुपए का पड़ता था। अब इस 100 रुपए का बोझ जो नॉर्मल आइटम्स हैं, जो बाकी के बच गए हैं टमाटर है, वो इसके बोझ को उठाएंगे। अब एक टमाटर हमें कितने का पड़ेगा? वो एक टमाटर हमें 100/95, लेट इट बी 1 रुपए 10 पैसे। अब कैलकुलेशन में 1 रुपए 5 पैसे आता है, जो भी आता है, मैंने इसको लिख दिया कि लेट इट बी, वो 1 रुपया 10 पैसे हो गया। तो नॉर्मल लॉस से क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट हमारी लागत पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी।
पहले 1 यूनिट 1 रुपए का पड़ता था, 1 टमाटर 1 रुपए का पड़ता था, अब 1 टमाटर 1 रुपए 10 पैसे का पड़ रहा है। अब एबनॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी? एक बार मैंने किसी और, जो मेरे पास एक नया लड़का है, उसको भेजा, जाओ टमाटर ले आओ। वो टमाटर लेकर आया तो उस दिन 92 टमाटर जो थे वो सही निकले। कितने टमाटर सही निकले? 92। तो हमने कितने टमाटर सोचे थे कि जो हमारे नॉर्मल लॉस है, हमने हर बार ये सोचा कि 5 टमाटर हमारे खराब होंगे, ये माना हुआ है। अगर उससे ज्यादा टमाटर खराब निकलेंगे, उससे ज्यादा लॉस होगा, लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस, तो वो हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा। तो जो 3 टमाटर हमारे और खराब निकले, वो एबनॉर्मल लॉस बन गया हमारे लिए। और एबनॉर्मल लॉस को हम कैसे वैल्यू करेंगे? हमने भी कैलकुलेट किया था, 1 टमाटर की कीमत कितनी है? 1 टमाटर 1 रुपए 10 पैसे का पड़ा, तो ये 3 टमाटर, इसकी वैल्यू, 1 की कीमत कितनी है? 1 रुपए 10 पैसे, 3 की कितनी कीमत आ गई? तो ये 3 रुपए 30 पैसे का जो लॉस होगा, ये लॉस होगा एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या हम कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलेंगे, वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। तो दोबारा से करते हैं इसको। नॉर्मल लॉस का इफेक्ट क्या होगा? नॉर्मल लॉस से बेटा कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगी। नॉर्मल लॉस से क्या होगा? पहले 1 रुपए पर यूनिट था, अब 1 रुपए 10 पैसे पर यूनिट आ गया। नॉर्मल लॉस से पर यूनिट इन्फ्लेट होगा, और एबनॉर्मल लॉस से जो लॉस होगा वो कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो बाकी की जो कॉस्ट है वो आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी तरह और वीडियोस मिलती जाएं, अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, समझ आ रही है, सो प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये आपके लिए बनाया गया चैनल है, ये आपका चैनल है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगी, हमें लगेगा कि हमारी जो मेहनत है उसका कोई ना कोई फ्रूट हमें मिल रहा है। और वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फी, उन बच्चों तक भी ये हमारे लेक्चर्स पहुंच सकते हैं। और जो वैली में खास तौर पर, वहाँ पर बच्चों का कॉमर्स सब्जेक्ट, बहुत कम बच्चे कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, तो उन बच्चों का भी बेनिफिट हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।